नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए नई नई डरावनी कहानियां लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। आज हम आपके लिए यात्रा से जुड़ी 3 डरावनी कहानियां लाए हैं, तो बिना समय लिए अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में रातें अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए कुख्यात हैं। यहाँ की सड़कें, जो घने जंगलों और चावल के खेतों से घिरी होती हैं, रात में एक अलग ही दुनिया बन जाती हैं। हवा में ठंडी सनसनी, पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती भूतियां आवाजें, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। 4 दोस्त राहुल, सोनू, तनु और विक्की गर्मियों की छुट्टियों में मस्ती करने के लिए एक बड़ी एसयूवी में निकले थे। चारों की उम्र 24-25 साल होगी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसी ने इस ट्रिप को प्लान किया था। उसने सोचा कि कोलकाता से सिलीगुड़ी तक रात में ड्राइव करना रोमांचक होगा और अगले दिन वे डल झील का लुत्फ उठाएंगे। सोनू एक फोटोग्राफर अपनी नई कैमरा किट लेकर उत्साहित था। तनु एक मेडिकल स्टूडेंट इस यात्रा को एक ब्रेक मान रही थी। विक्की एक जिम ट्रेनर, ग्रुप का सबसे साहसी सदस्य था। राहुल ड्राइविंग कर रहा था और बाकी तीनों पीछे की सीट पर गाने और हंसी मजाक में मशगूल थे। रात के 11 बजे वे एक सुनसान सड़क पर पहुंचे। चारों ओर घना जंगल था और कोहरा सड़क पर हल्का हल्का छाया हुआ था। चंद्रमा की रोशनी जंगल की छतरी से छनकर नीचे आ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सोनू ने कहा, यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। क्या तुमने यहां की भूतिया कहानियां नहीं सुनी? तनु ने हंसते हुए कहा, हाँ सुना है, लेकिन हम 4 लोग हैं, हमें क्या डर। विक्की ने मजाक में कहा, अरे अगर भूत मिला तो मैं उसे जिम में ले जाऊंगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, बस चुप रहो और गाना सुनो। अचानक राहुल ने ब्रेक मारी और गाड़ी झटके से रुक गई। सड़क के किनारे एक बूढ़ा जोड़ा खड़ा था। पुरुष की कमर झुकी हुई थी और उसने फटे हुए धोती कुर्ते पहने थे। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। औरत की साड़ी गंदली थी और उसके सिर पर एक पुराना पल्लू था। दोनों ने हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया। विक्की ने हंसते हुए कहा, यह कौन है, कोई भिखारी, और वो भी इतनी रात में? तनु ने मजाक में कहा, शायद हमें लूटने आए हैं। राहुल ने गाड़ी की खिड़की खोली और कहा, क्या चाहिए? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा हमें थोड़ी मदद चाहिए, हमारा पोता बीमार है और हम दवा लेने दूसरे गांव गए थे। अब रात हो गई, कोई वाहन नहीं है। हमें अपने गांव मायापुर तक 5 किलोमीटर की सवारी चाहिए। उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारा पोता अकेला है, उसे बुखार है, कृपया हमारी मदद करो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। सोनू ने कहा, इतनी रात को यह कहानी सुनाने आए हैं? पता है मुझे तुम लोगों का, ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठते हो ना? बूढ़ा बोला, ना ना बेटा, हम तो बस तुमसे मदद मांग रहे हैं। हमारा पोता घर पर अकेला है, अगर तुम अपनी गाड़ी में आगे तक छोड़ दो तो बहुत मेहरबानी होगी। तनु ने कहा, इनके कपड़े देखो, शक्ल से भिखारी लग रहे हैं, अगर इन्हें अंदर बिठाया तो लेदर की सीट गंदी हो जाएंगी। विक्की ने मजाक में कहा, चलो इन्हें डराते हैं। वह गाड़ी से उतरा और बूढ़े की ओर बढ़ा। बूढ़े ने डरते हुए कहा, बेटा हमें छुओ मत। लेकिन विक्की ने हंसते हुए उसे धक्का दे दिया। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी कमजोर चीख हवा में गूंज उठी, आह मेरा सिर। यह बोलते ही बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया या फिर शायद मर गया। बूढ़ी औरत की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। चारों दोस्तों को यह नहीं पता था कि वो बूढ़ी औरत एक सिद्ध तांत्रिक थी। उसने चीखते हुए कहा, यह तुमने क्या किया? तुमने मेरे पति को मारा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज गूंज उठी और जंगल में पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। दोस्त हंसते हुए गाड़ी में बैठ गए और राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन बूढ़ी औरत ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एक डरावना मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने सिर के कुछ बाल नोच लिए।
उसने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपने खून से सने हाथों से उसे रगड़ा। उसके मंत्र तेज हो गए और हवा में एक ठंडी सनसनी फैल गई। आसमान में बादल घिराए और बिजली की चमक के साथ एक भयानक गर्जना हुई। बूढ़ी औरत ने मिट्टी को हवा में उछाला और उससे एक काले धुएं का गोला बन गया। उसने चीखते हुए कहा, ऐ प्रेत, मेरे पति के खून की सौगंध, मैं तुझे बुलाती हूं, मेरे सामने प्रकट हो। काला धुआं तेजी से फैलने लगा और उसमें से एक भयानक आकृति उभरी। एक लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक फंदा था। उसकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। बूढ़ी औरत ने प्रेत की ओर देखा और क्रोध से कहा, इन चारों ने मेरे पति को मारा, इन्हें सबसे दर्दनाक मौत दे, इनके शरीर को टुकड़ों में बांट दो, इनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजनी चाहिए, मैं इनके खून की प्यासी हूं। प्रेत ने अपनी भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, जैसा तुम कहो मालकिन, इनकी मौत इतनी भयानक होगी कि जंगल की रूहें भी कांप उठेंगी। बूढ़ी औरत की आंखों में एक क्रूर संतुष्टि की चमक थी। उसने कहा, जाओ और मेरा बदला पूरा करो। दोस्तों की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जंगल का माहौल अब और डरावना हो गया था। राहुल ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो औरत कुछ कर रही थी। तनु ने डरते हुए कहा, हमें माफी मांग लेनी चाहिए थी, हमने ठीक नहीं किया। क्या वो बूढ़ा मर गया होगा? सोनू ने कहा, अब क्या फायदा, बस यहां से निकल चलो। और वैसे भी वो बूढ़ा इतना मरियल था कि किसी भी समय मर सकता था। विक्की ने हंसने की कोशिश की, अरे वो तो पागल थी, कुछ नहीं होगा। राहुल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जंगल की सड़क अब और डरावनी लग रही थी। कोहरा गहरा हो गया था और हेडलाइट्स की रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। अचानक सड़क पर कुछ तेजी से दौड़ता हुआ दिखा। एक काला साया सड़क के एक ओर से दूसरी ओर गया और राहुल ने ब्रेक मार दिया। सोनू ने चीखते हुए कहा, वो क्या था? तनु ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये कोई जानवर नहीं था। विक्की ने कहा, शायद कोई कुत्ता होगा। राहुल, चलते रहो। राहुल ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि कोई चीज उनकी गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी और पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं। तनु ने कहा, मुझे लगता है कुछ हमारा पीछा कर रहा है। सोनू ने खिड़की से बाहर देखा और चीख पड़ा, वो देखो, वो काला साया। मिरर में एक लंबा काला साया दिखा जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वह गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। अचानक गाड़ी की छत पर कुछ भारी चीज कूद पड़ी। धड़ाम की आवाज से गाड़ी हिल गई। तनु ने चीखते हुए कहा, क्या है ये? कोई छत पर है। राहुल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन छत पर खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई पंजों से धातु को खुरच रहा हो। सोनू ने कहा, राहुल रुक जाओ, हमें देखना होगा। लेकिन विक्की ने डरते हुए कहा, रुकना मत, ये कोई इंसान नहीं है। छत पर एक भयानक हंसी गूंजने लगी और प्रेत की ठंडी सांस खिड़की से अंदर आने लगी। गाड़ी कुछ किलोमीटर आगे बढ़ी, लेकिन अब इंजन से धुआं निकलने लगा। राहुल ने कहा, गाड़ी ओवरहीट हो रही है, हमें रुकना होगा। सड़क पर एक पुराना टूटा हुआ ब्रिज दिखा, जिसके नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। राहुल ने गाड़ी ब्रिज के पास रोकी और कहा, हमें पानी चाहिए, रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। सोनू ने डरते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, वहां कुछ है। विक्की ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जाता हूं, तुम लोग गाड़ी में रहो। विक्की गाड़ी से उतरा और ब्रिज के नीचे की ओर बढ़ा। रात का सन्नाटा टूट रहा था और नदी की आवाज के साथ साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। विक्की ने टॉर्च चालू की, लेकिन उसकी रोशनी कांप रही थी। उसने नदी के किनारे एक टूटी हुई बाल्टी देखी और उसे लेने के लिए झुका। तभी पानी में उसकी परछाई के पीछे एक काला साया दिखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक पानी से एक ठंडा हाथ निकला और उसकी टखनी पकड़ ली। विक्की चीखा, कोई है यहां? वह गिर पड़ा और उसकी टॉर्च पानी में गिर गई। प्रेत पानी से बाहर निकला।
उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। विक्की ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रेत ने अपने फंदे से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने विक्की को हवा में उठाया और उसकी गर्दन को कसना शुरू किया। विक्की की सांसें रुकने लगीं और उसने चीखने की कोशिश की। प्रेत ने अपने नुकीले पंजों से विक्की की छाती को चीरा और उसका खून नदी में बहने लगा। उसने विक्की की आंखें निकाल दी और उन्हें कुचल दिया। फिर उसने उसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया और उसका सिर नदी में फेंक दिया। विक्की की चीखें जंगल में गूंजती रही थी। विक्की की चीखें ब्रिज के नीचे गूंज रही थीं और खून की गंध हवा में फैल गई। गाड़ी में बचे 3 दोस्त राहुल, तनु और सोनू डर से कांप रहे थे। तनु ने चीखते हुए कहा, विक्की, हमें उसे बचाना होगा। उसकी आवाज में दहशत थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, हम सबको जाना होगा, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सोनू ने डरते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, वहां कुछ है, मैंने उसकी चीखें सुनी। राहुल ने उसे डांटा, चुप रहो सोनू, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। तीनों गाड़ी से उतरे और ब्रिज के नीचे की ओर दौड़े। नदी के किनारे खून के धब्बे थे और पानी में विक्की का कटा हुआ सिर तैर रहा था। तनु ने चीखते हुए कहा, नहीं, विक्की की यह हालत किसने की? उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राहुल ने कहा, यह कोई इंसानी काम नहीं है, हमें भागना चाहिए। लेकिन सोनू ने कहा, कहां भागेंगे, यह गाड़ी भी खराब है। अचानक पानी से एक काला साया उभरा। प्रेत की लाल आंखें चमक रही थीं और उसके पंजों से खून टपक रहा था। उसने भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मेरे मालकिन के पति को मारा, उसने मुझे तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत देने का आदेश दिया है। राहुल ने डरते हुए कहा, कौन मालकिन? हमने कुछ नहीं किया। प्रेत ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, वह बूढ़ी औरत जिसका तुमने मजाक उड़ाया, उसने मुझे बुलाया और अब तुम सब मरोगे। तनु ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम गलती कर गए। सोनू ने जोड़ा, हम माफी मांगते हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन प्रेत ने कहा, माफी का समय खत्म हो गया। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी और उसने अपने फंदे को हवा में लहराया। तनु ने चीखते हुए कहा, भागो। तीनों दोस्त ब्रिज के नीचे से जंगल में दौड़ पड़े। उनकी सांसें तेज थीं और उनके पैर पत्तियों और कीचड़ में फंस रहे थे। राहुल ने कहा, हमें किसी गांव तक पहुंचना होगा। तनु ने रोते हुए कहा, मैं और नहीं दौड़ सकती, मेरे पैर दुख रहे हैं। सोनू ने कहा, चुप रहो और दौड़ो, वह हमारे पीछे है। जंगल में अंधेरा और गहरा हो गया था। पेड़ों की शाखाएं उनकी ओर झुक रही थीं, जैसे वे उन्हें पकड़ना चाहती हों। अचानक एक ठंडी हवा चली और प्रेत की हंसी चारों ओर से आने लगी। तनु ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी, वह यहां है। प्रेत तेजी से उनके पीछे दौड़ रहा था, उसका फंदा हवा में लहरा रहा था। राहुल ने एक मोटी शाखा उठाई और प्रेत पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शाखा हवा से होकर गुजर गई। प्रेत ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। तनु डर के मारे दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में गिर गई। उसने चीखते हुए कहा, राहुल, मदद करो। राहुल और सोनू रुक गए, लेकिन प्रेत ने तनु को गड्ढे से बाहर खींच लिया। उसने तनु को हवा में उठाया और अपने फंदे से उसकी गर्दन कस दी। तनु की सांसें रुकने लगीं और उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। प्रेत ने अपने नुकीले पंजों से तनु के चेहरे को चीरा और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसने तनु की बाहें तोड़ दीं और हड्डियों की छटकने की आवाज जंगल में गूंज उठी। फिर उसने उसके पेट को फाड़ दिया और उसकी आंतें जमीन पर फैल गईं। तनु की चीखें धीरे धीरे कम हुईं और उसका शरीर खून से लथपथ होकर गड्ढे में गिर गया। राहुल और सोनू ने उसकी चीखें सुनकर डर से कांपते हुए भागना शुरू कर दिया। सोनू और राहुल एक पेड़ के पीछे छिप गए, लेकिन प्रेत की लाल आंखें उन्हें ढूंढ रही थीं। सोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, वह हमें देख लेगा, हमें और गहराई में जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे दौड़े, प्रेत ने सोनू को अपने फंदे से पकड़ लिया। सोनू चीखते हुए कहा, राहुल, मुझे बचाओ। प्रेत ने उसे एक पेड़ से टकराया और उसकी रीढ़ टूट गई। सोनू जमीन पर गिर पड़ा और उसने दर्द से चीखते हुए कहा, मेरा शरीर टूट गया।
प्रेत ने अपने पंजों से सोनू के सिर को पकड़ा और उसे धीरे धीरे कुचलना शुरू किया। उसका दिमाग बाहर निकल आया और खून की धार पेड़ की जड़ों तक पहुंच गई। प्रेत ने सोनू के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया और उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं। राहुल ने आंखें बंद कर लीं और भागने की कोशिश की। राहुल अब अकेला था। वह जंगल में भागता रहा, लेकिन उसका शरीर थकान से जवाब दे रहा था। उसने सोचा, मुझे किसी तरह बचना होगा। लेकिन प्रेत की हंसी चारों ओर से आने लगी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल ने एक नदी के किनारे पहुंचकर छिपने की कोशिश की, लेकिन प्रेत ने उसे पकड़ लिया। राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूं। प्रेत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मालकिन का बदला पूरा होगा। प्रेत ने राहुल को नदी के ऊपर एक पेड़ से लटका दिया। उसने राहुल के पैरों को अपने पंजों से धीरे धीरे काटा और खून की बूंदें नदी में टपकने लगी। राहुल की चीखें गूंज उठीं, नहीं, मुझे मत मारो। प्रेत ने उसकी छाती को फाड़ दिया और उसका दिल धड़कता हुआ बाहर निकला। प्रेत ने दिल को अपने हाथों में लिया और उसे चबाने लगा, जबकि राहुल की आंखें दर्द से फटी रह गईं। फिर प्रेत ने राहुल के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया और उसकी हड्डियां नदी में बिखर गईं। राहुल की आखिरी चीख जंगल में गूंज उठी। उसी समय जंगल के किनारे उस पुल पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक क्रूर संतुष्टि की चमक थी। उसने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, मेरे पति के खून के बदले खून। वह धीरे धीरे पुल से उतरकर नदी पर आई। उसने जमीन पर खून की एक बूंद ली और उसे अपने माथे पर लगाया। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी और प्रेत एक काले धुएं की गोले में बदल फिर से हवा में उठा और गायब हो गया। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने ब्रिज पर खून के धब्बे और खाली गाड़ी को देखा। पुल के नीचे नदी में हड्डियां और खून के निशान थे। चारों दोस्त गायब थे, लेकिन जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था जो पिछली रात की गवाही दे रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। तो बिना समय गंवाए अपने दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। रायपुर की रातें आमतौर पर शांत हुआ करती थीं, लेकिन कुछ इलाकों में सन्नाटा इतना गहरा और रहस्यमयी होता था कि वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति जल्दी से निकल जाना चाहता था। अमित, 32 साल का मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर, पिछले 3 साल से रायपुर की सड़कों पर रात की सवारी कर रहा था। उसकी जिंदगी साधारण थी। एक छोटा सा किराए का कमरा, एक पुरानी यामाहा मोटरसाइकिल और एक मां जो गांव में रहती थी। रात के आखिरी घंटों में काम करना उसकी आदत बन गई थी, क्योंकि इस समय उसे अच्छा किराया मिलता था। उसकी कमाई का एक हिस्सा मां को भेजता और बाकी अपने सपनों, नई मोटरसाइकिल और एक छोटा सा घर के लिए बचाता। 32 साल के होने पर भी उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी और किसी भी नौजवान की तरह उसका सपना भी एक सुंदर पत्नी का था। रात के 1 बज रहे थे। अमित अपने कमरे में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसकी थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसका फोन एकाएक चमक उठा। स्क्रीन पर एक नया राइड नोटिफिकेशन था। पिकअप लोकेशन शिवनाथ नगर, एक ऐसा इलाका जिसकी चर्चा शहर में डर के साथ होती थी। ड्रॉप ओनफ था महादेव घाट, नदी के किनारे एक सुनसान स्थान। अमित को अजीब लगा। इतनी रात को वहां कौन जाएगा, उसने सोचा। उसने अपने दोस्त संजय की चेतावनी याद की, शिवनाथ नगर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं। लेकिन किराया 500 रुपये था और अमित ने इसे ठुकराने की हिम्मत नहीं की। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया, हेलमेट पहना और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। रात के 1:30 बजे वह शिवनाथ नगर की ओर चल पड़ा। शिवनाथ नगर की सड़कें टूटी फूटी थीं और स्ट्रीट लाइट्स कब के बुझ चुके थे। हल्की धुंध चारों ओर फैली थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। सड़क के किनारे पुराने मकान खड़े थे, जिनकी खिड़कियां टूटी और दरवाजे जंग खाए हुए थे। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध थी। अमित का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी। ये तो बस एक राइड है, जल्दी खत्म करके वापस आ जाऊंगा। उसने अपनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट को हाई बीम पर किया और पिकअप पॉइंट की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद एक जर्जर मकान के पास उसे एक लड़की दिखाई दी। वह बेहद खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, लाल साड़ी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। उसने अमित को देखकर हाथ हिलाया
और उसकी आंखों में एक चमक थी। अमित ने मोटरसाइकिल रोकी और उसका नाम चेक किया, काव्या। उसने ओटीपी मांगा और काव्या ने बिना हिचक उसे बता दिया। उसकी आवाज मधुर थी, जैसे कोई गीत गा रही हो। चलिए मैडम, अमित ने हेलमेट ठीक करते हुए कहा। काव्या मुस्कुराई और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गई। उसने हल्के से अमित की कमर पकड़ी और मोटरसाइकिल चल पड़ी। अमित ने नोटिस किया कि उसके शरीर से भीनी भीनी फूलों की सुगंध आ रही थी। रास्ते में काव्या ने बात शुरू की। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं अमित जी, उसने कहा, अपनी आवाज में एक प्यारी सी मिठास डालते हुए। अमित को अच्छा लगा। धन्यवाद, उसने जवाब दिया, हल्की मुस्कान के साथ। काव्या ने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत हैंडसम भी हैं। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी शादी हो चुकी है? अमित हंस पड़ा। नहीं मैडम, मैं तो सिंगल हूं। काव्या की हंसी और मीठी हो गई। वाह, तो फिर आप तो बिल्कुल मेरे लिए बने हैं, उसने मजाकिया लहजे में कहा। अमित का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह सोचने लगा, यह लड़की तो बहुत फ्रेंडली है, शायद यह राइड मजेदार हो। काव्या ने अपनी पकड़ थोड़ी और सख्त कर ली और अब वह अमित के शरीर से चिपक गई, जैसे कोई प्रेमिका बैठी हो। उसने अमित के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और फुसफुसाई, आपकी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है और आप भी बहुत अच्छे हैं। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कहा, धन्यवाद मैडम, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। काव्या ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तो फिर हमें एक दूसरे को और जानना चाहिए। क्या आपको रात की सवारी पसंद है? अमित ने कहा, हां, जब ग्राहक अच्छा हो तो मजा आता है। इस समय ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होती और ज्यादातर ग्राहक अच्छी टिप भी देते हैं। काव्या ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, फिर तो आज आपकी रात बहुत अच्छी होने वाली है। रास्ता लंबा था और सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। चांद की रोशनी कम थी और हवा में एक ठंडक थी। अमित ने मोटरसाइकिल की स्पीड धीमी रखी ताकि वह काव्या के साथ और बात कर सके। काव्या ने कहा, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, क्या आप अपने बालों की कुछ और लंबा करें, वे आप पर बहुत जांचेंगे? अमित हंसा, जी जरूर, जैसा आप कहें, आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। काव्या ने कहा, धन्यवाद, यह मेरी पसंदीदा है, लेकिन रात में इसे पहनना थोड़ा अजीब लगता है ना? अमित ने कहा, नहीं, आपको सूट करता है। काव्या ने उसकी कमर को थोड़ा और कसकर पकड़ा और कहा, हमें एक दूसरे को और जानना चाहिए। रास्ता लंबा है, बातें करते करते समय जल्दी बीत जाएगा। अमित को यह सब अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, शायद यह रात मेरे लिए कुछ खास होने वाली है। रास्ता घुमावदार था और सड़क के किनारे छोटे छोटे गड्ढे थे। अमित ने मोटरसाइकिल को संभालते हुए कहा, यह रास्ता थोड़ा मुश्किल है, आपको परेशानी तो नहीं हो रही? काव्या ने हंसते हुए कहा, नहीं, जब आप हैं तो सब आसान लगता है। अमित ने मुस्कुराया और कहा, आप बहुत प्यारी बातें करती हैं। काव्या ने कहा, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। क्या आप हर रात ऐसे ही ग्राहकों के साथ फ्लर्ट करते हैं? अमित हंस पड़ा, नहीं, यह पहली बार है, आप खास हैं। काव्या ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, तो फिर हमें इस रात को यादगार बनाना चाहिए। सड़क पर एक पुराना पुल आया, जिसके नीचे नदी की धीमी धारा बह रही थी। अमित ने मोटरसाइकिल को धीमा किया और कहा, यहां से रास्ता और लंबा हो जाता है, आपको ठंड तो नहीं लग रही? काव्या ने कहा, नहीं, आपकी गर्मी मुझे गर्म रख रही है। अमित का चेहरा फिर लाल हो गया। उसने कहा, आप तो बहुत मजाकिया हैं। काव्या ने हंसते हुए कहा, मजाक नहीं, सच है। आप मेरे साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगता। अमित ने सोचा, यह लड़की तो बहुत खुली हुई है, शायद यह मेरी किस्मत का दिन है। उसने मोटरसाइकिल की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी और दोनों आगे बढ़ते रहे। अमित और काव्या की मोटरसाइकिल अब घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। रास्ता लंबा और घुमावदार था, जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं सड़क पर लटक रही थीं। काव्या की मधुर बातें अब तक अमित को मोहित कर रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, उसकी आवाज में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। अमित ने मोटरसाइकिल की स्पीड धीमी रखी और कहा, यह रास्ता बहुत सुनसान है, आपको डर नहीं लगता मैडम?
काव्या ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, डर? मुझे तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता अमित? अमित ने हंसते हुए कहा, कभी कभी लगता है, लेकिन अब आदत हो गई है। काव्या की हंसी अब थोड़ी ठंडी और रहस्यमयी हो गई। उसने कहा, यह अच्छी बात नहीं है अमित। रात में अजनबियों को पिक करना खतरनाक हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? अमित का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, हां, कभी कभी सोचता हूं, लेकिन आज तक तो सब ठीक रहा है। और वैसे भी हर काम में कुछ ना कुछ जोखिम तो होता ही है। काव्या ने अपनी पकड़ थोड़ी सख्त कर ली और फुसफुसाई, लेकिन आज रात कुछ अलग है अमित। क्या तुमने इस रास्ते की कहानियां नहीं सुनी? अमित का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने कहा, कौन सी कहानियां? काव्या ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा, लोग कहते हैं कि यह रास्ता शापित है। कई साल पहले एक लड़की यहां से गुजर रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी और रात का समय था। कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे जंगल में घसीटा और उसका बलात्कार किया। फिर उन्होंने उसे चाकू से गोद दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजीं और आखिर में उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। अमित का शरीर कांपने लगा। उसने कहा, यह तो बहुत डरावनी बात है, लेकिन यह सच नहीं होगी ना? शायद यह बस लोगों की कहानियां हैं डराने के लिए। काव्या की हंसी अब और ठंडी हो गई। कौन जानता है अमित, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा यहां से नहीं गई। वह चुड़ैल बन गई और अब वह रात में अजनबियों को लुभाती है। अमित का पसीना छूटने लगा। उसने कहा, आप ऐसी बातें क्यों बता रही हैं? मुझे डर लग रहा है। काव्या ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, डर अच्छी चीज है अमित। यह तुम्हें सावधान रखता है, लेकिन इस रास्ते पर सावधानी भी काम नहीं आती। उस चुड़ैल की आंखें काली होती हैं और उसकी हंसी तुम्हारे दिमाग को तोड़ देती है। लोग कहते हैं कि वह अपने शिकार को धीरे धीरे कमजोर करती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। अमित ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहें कांप रही थीं। उसने कहा, मैडम, प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काव्या ने उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी उंगलियां रेंगाईं और फुसफुसाई, लेकिन यह सच है अमित। उस लड़की को मारने से पहले उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसे मारने से पहले बहुत तड़पाया गया। लोग कहते हैं कि इस जंगल में उसकी चीखें अभी भी गूंजती है। कभी कभी रात में लोग उसे देखते हैं, लाल साड़ी में, काली आंखों वाली, और उसके हाथों में खून। वे कहते हैं कि उसकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी होती हैं और जो भी उसकी सांस महसूस करता है वह उसके नियंत्रण में आ जाता है। अमित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कहा, मुझे रुकना होगा, मुझे यह सब सहन नहीं हो रहा। लेकिन काव्या ने उसे रोक दिया। रुकने का समय नहीं है अमित, हमें आगे बढ़ना है। अचानक जंगल से एक अजीब सी हवा चली और अमित को एक चीख जैसी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। काव्या ने हंसते हुए कहा, वह शायद पास ही है। क्या तुम उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हो? अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मैडम, आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना? काव्या की हंसी अब और डरावनी हो गई। मजाक नहीं अमित, यह रास्ता अब उसका घर है और तुम उसके मेहमान हो। अमित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मोटरसाइकिल को तेज चलाने की कोशिश की। वह जल्द से जल्द अब जंगल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रास्ता अब और मुश्किल हो गया था। सड़क पर गड्ढे थे और जंगल के पेड़ों की शाखाएं सड़क पर लटक रही थीं। काव्या ने कहा, धीरे चलाओ अमित, अगर तुम गिर गए तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अमित ने कहा, मुझे लगता है मुझे यह राइड छोड़ देनी चाहिए। काव्या ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, छोड़ नहीं सकते, अब तुम मेरे साथ हो। अमित का शरीर कांप रहा था। उसने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। आपकी बातें मुझे अजीब महसूस करा रही हैं। काव्या ने हंसते हुए कहा, डर अच्छा है अमित, लेकिन यह डर तुम्हें बचा नहीं सकता। उस लड़की की कहानी और भी डरावनी है। वे कहते हैं कि उसने अपनी हत्या से पहले बदला लेने की कसम खाई थी।
उसकी आत्मा ने जंगल में अपने हत्यारों को ढूंढा और एक एक करके उन्हें मार डाला, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अब हर रात नई आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। अमित ने कहा, यह तो भूतिया बातें हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। काव्या ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस फूंकते हुए कहा, विश्वास करो या न करो, लेकिन यह सच है। लोग कहते हैं कि उसकी हंसी जंगल में गूंजती है और जो भी उसे सुनता है वह उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अमित ने मोटरसाइकिल को और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक सड़क पर एक बड़ा गड्ढा आ गया। मोटरसाइकिल हिचकोले खाने लगी और अमित ने संभालने की कोशिश की। काव्या ने कहा, सावधान अमित, अगर तुम गिर गए तो वह तुम्हें ले जाएगी। अमित ने कहा, मुझे यह रास्ता पसंद नहीं आ रहा, क्या हम वापस नहीं जा सकते? काव्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वापस? अब तो देर हो चुकी है, हम बहुत अंदर आ गए हैं। जंगल में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत ढह गई थी। काव्या ने कहा, वहां लोग उस लड़की की आत्मा को देखते हैं। वे कहते हैं कि वह मंदिर में आती है और अपनी हत्या का बदला लेती है। एक बार एक आदमी वहां रुका था। सुबह तक उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उसका शरीर गायब था। सिर्फ उसके कपड़े और खून के धब्बे मिले थे। अमित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कहा, मुझे यह सब सुनना नहीं है। काव्या ने कहा, लेकिन सुनना पड़ेगा अमित, क्योंकि यह रास्ता अब तुम्हारा भी हो गया है। अमित का दिमाग चकराने लगा। उसने अपनी गर्दन पर एक चुभन महसूस की और उसका शरीर भारी हो गया। काव्या ने फुसफुसाया, तुम्हें डरना चाहिए अमित, यह रास्ता तुम्हारे लिए खतरे से भरा है। अमित का शरीर अब पूरी तरह कमजोर हो चुका था। काव्या की ठंडी पकड़ और उसकी डरावनी बातें उसके दिमाग को हिला रही थीं। मोटरसाइकिल महादेव घाट के करीब पहुंच रही थी और अचानक एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी मोटरसाइकिल पर पड़ी। मिरर में अमित ने काव्या का चेहरा देखा। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा विकृत, और वह अमित की गर्दन से खून पी रही थी और उसके दांत खून से सने थे। वह चीखा, तुम कौन हो? काव्या की हंसी एक भयानक गर्जना में बदल गई। वह लड़की मैं हूं अमित, मुझे यहां मारा गया। मैं अब चुड़ैल हूं और तुम मेरा शिकार हो। अमित ने मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे रोका और नीचे गिर पड़ा। वह घबराहट में भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन काव्या ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, भागने की कोशिश मत करो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अमित ने डरते हुए पूछा, क्या मौका? काव्या ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, एक खेल। यह कोई साधारण खेल नहीं होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर हार गए तो तुम मेरा भोजन बनोगे। तैयार हो? अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कहा, क्या खेल है? काव्या ने कहा, यह एक 3 चरणों का खेल होगा। पहली पहेली, दूसरी शारीरिक चुनौती और तीसरा एक रहस्यमयी टास्क। अगर तुम तीनों में जीते तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। काव्या ने पहेली शुरू की। मैं रात में आती हूं, सन्नाटे में गूंजती हूं। मेरी आंखें काली हैं और मेरा बदला अनंत है। मेरे हाथ खून से सने हैं और मेरी हंसी तुम्हारा दिमाग तोड़ देती है। मैं कौन हूं? अमित का दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसने कहा, क्या तुम चुड़ैल हो? काव्या हंसी, अच्छा प्रयास लेकिन गलत, फिर से सोचो। अमित ने कहा, क्या तुम आत्मा हो? काव्या ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे पास एक और मौका है। अमित ने कहा, क्या तुम वह लड़की हो जो मारी गई? काव्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सही जवाब, लेकिन पहेली में देर हो गई। तुम्हारे पास अब 2 और चरण हैं। काव्या ने जंगल में एक पेड़ की ओर इशारा किया जो 200 मीटर दूर था। अगर तुम उस पेड़ तक पहुंच गए और वापस आए तो दूसरा चरण पास, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो खेल खत्म। अमित ने दौड़ लगाई। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन डर ने उसे हिम्मत दी। काव्या धीरे धीरे चलते हुए उसका पीछा करने लगी, जैसे उससे खेल रही हो। जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, चीखें, हंसी और कदमों की आहट। अमित पेड़ तक पहुंचा, लेकिन वापस लौटते वक्त काव्या ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमित बचकर निकल गया। काव्या हंसी, तुमने अच्छी कोशिश की तो दूसरा चरण पास, अब तीसरा चरण। काव्या ने एक पुराने मंदिर की ओर इशारा किया। इस मंदिर में एक डिब्बा है,
उसमें एक चाबी है। अगर तुम उसे ढूंढकर मुझे दे सको तो तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अमित मंदिर में गया। अंदर अंधेरा था और हवा में खून की गंध थी। वह दीवारों पर खून के निशान देखा और एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उसने एक कोने में डिब्बा मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, एक भूतिया आकृति ने उसे धक्का दिया। अमित गिर पड़ा और डिब्बा दूर गिर गया। काव्या बाहर हंस रही थी। दूर बोली, अमित जल्दी करो, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अमित ने फिर से डिब्बा ढूंढने लगा, लेकिन अंधेरा बहुत गहरा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। मित ने अंधेरे में खोज शुरू की, लेकिन काव्या ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, समय पूरा हुआ, खेल खत्म अमित, तुम हार गए। काव्या ने अमित को जमीन पर पटक दिया। उसने कहा, अब तुम मेरा भोजन हो। अमित ने एक शाखा उठाई और काव्या पर वार किया, लेकिन वह हवा में टूट गई। काव्या ने उसकी बांह तोड़ दी और अमित चीखा। उसने सड़क पर रेंगने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने उसे पकड़ लिया। उसने क्रूरता से अमित के शरीर को फाड़ना शुरू किया। उसने उसकी आंखें निकाली और उन्हें चबाया, फिर उसकी छाती फाड़कर हृदय बाहर निकाला और खा लिया। अमित की चीखें गूंजी, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो गई। काव्या ने उसके फेफड़े, किडनी, लीवर और आंतें निकाली। हर अंग को धीरे धीरे चबाया। उसने उसका खून छाट लिया और अमित के शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची। काव्या ने रक्तहीन शरीर को नदी में फेंक दिया। उसकी मोटरसाइकिल पानी में डूब गई। अगली सुबह मछुआरों ने नदी में मोटरसाइकिल और किनारे पर अमित का शव पाया। बिना खून का, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बची थी। वे सिहर उठे, ये वही चुड़ैल है। अगली रात एक नया ड्राइवर रवि फोन पर राइड का नोटिफिकेशन देखता है। पिकअप, शिवनाथ नगर, ड्रॉप, महादेव घाट। कोहरे में एक लाल साड़ी वाली लड़की मुस्कुराती है और उसकी आंखें चमकती हैं। जंगल से एक चीख की आवाज आती है और रवि का दिल धड़कने लगता है। अचानक उसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट बुझ जाती है और वह डर से कांप उठता है। दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। तो इस डर के सफर को जारी रखते हैं और अपनी तीसरी और आखिरी कहानी सुनते हैं। महाराष्ट्र के काशीपुर नामक छोटे से कस्बे में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जो इतना सुनसान था कि दिन में भी वहां मौत का सन्नाटा पसरा रहता था। हवा में एक ठंडी सनसनी थी, मानो कोई अनदेखी आत्मा मंडरा रही हो। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक टिमटिमाता लैंप पोस्ट था, जिसकी पीली रोशनी धुंध में डूब गई थी और चारों ओर गहरी कोहरे की चादर बिछी थी। अजय, एक 30 साल का बिजनेसमैन, अपनी कोलकाता मेल ट्रेन नंबर 13151 का इंतजार कर रहा था, जो रात 11:30 बजे आने वाली थी। उसकी जेब में टिकट था और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें जरूरी कागजात और एक टॉर्च थी। स्टेशन पर वह अकेला था। न टिकट काउंटर खुला था, न कोई कुली, न ही कोई यात्री। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आने वाली एक अजीब सी गूंज थी, जो उसके कानों में डर पैदा कर रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:15 बज रहे थे। बस 15 मिनट, उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के 11:45 बजे तक ट्रेन नहीं आई। अजय बेचैन हो रहा था। उसने स्टेशन मास्टर की केबिन की ओर देखा, लेकिन वहां भी अंधेरा था। तभी धुंध के बीच से एक ट्रेन की हेडलाइट की कमजोर चमक दिखाई दी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी और उसकी काली धातु की बॉडी पर जंग के निशान थे। अजय ने बोर्ड पर नजर डाली, ट्रेन नंबर 666। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। यह तो मेरी ट्रेन नहीं है, उसने सोचा, क्योंकि उसकी टिकट पर 13151 लिखा था। लेकिन स्टेशन पर कोई और ट्रेन नहीं थी और हॉर्न की भयानक आवाज गूंज उठी, जो मानो किसी प्राणी की चीख थी। अजय ने सोचा, शायद गलती से ट्रेन बदली गई होगी, और जल्दी से अपनी स्लीपर कोच की बर्थ नंबर 32 पर चढ़ गया। डिब्बे के अंदर की हवा ठंडी थी और बत्तियां चमक चमक कर बुझ रही थीं, जैसे कोई उन्हें अंदर से छू रहा हो। सीटों पर धूल की मोटी परत थी और खिड़कियों के शीशे धुंधले थे, मानो कोई अंदर से सांस ले रहा हो। उसने अपना बैग रखा और खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन अब पूरी तरह धुंध में डूब गया था और एक पल के लिए उसे लगा कि लैंप पोस्ट की रोशनी में एक काला साया खड़ा था, जो तुरंत गायब हो गया। ट्रेन चल पड़ी और उसकी गति धीमी लेकिन भयानक थी,
जैसे कोई भारी बोझ ढो रही हो। पहियों की आवाज में एक अजीब गूंज थी जो मानो किसी की चीख के साथ मिल रही हो। अजय ने देखा कि डिब्बे में उसके अलावा कोई नहीं था। शायद रात की ट्रेन है, इसलिए खाली है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए सिर तक पहुंच रही थी। उसने अपनी टॉर्च निकाली और डिब्बे में चारों ओर देखा। सीटों के नीचे धूल के साथ कुछ पुराने टिकट के टुकड़े पड़े थे और एक कोने में एक जर्जर बैग था जिससे एक हल्की सड़ी गंध आ रही थी। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। वह सोचने लगा कि शायद यह उसकी थकान का असर है, क्योंकि पिछले 3 दिन से वह लगातार मीटिंग्स में व्यस्त था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े मांस और खून का मिश्रण जो उसे उल्टी करने पर मजबूर कर रहा था। रात के 2 बजे ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुकी। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन का बोर्ड धुंधला था, लेकिन उस पर अंतिम पड़ाव लिखा हुआ लग रहा था और नीचे कुछ अजीब चिन्ह थे जो मानव रक्त से बने लग रहे थे। यह स्टेशन तो मेरे रूट में नहीं है, अजय ने बेचैनी से सोचा। प्लेटफॉर्म पर गहरी धुंध थी और वहां कुछ लोग खड़े थे। उनके कपड़े पुराने थे, जैसे 50 साल पहले के हों। फटी साड़ियां, जर्जर कुर्ते और उनके पैरों में जूते नहीं थे। अजय ने ध्यान से देखा। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वे अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उनके दांत पीले और नुकीले थे। एक ठंडी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह सपना तो नहीं? लेकिन ठंडक और गंध वास्तविक थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और टिकट को फिर से चेक किया, लेकिन टिकट पर अब 666 लिखा था, जो पहले 13151 था। उसका दिमाग चकरा गया और उसने सोचा कि शायद उसने गलती से दूसरी ट्रेन पकड़ ली। लेकिन स्टेशन पर कोई और विकल्प नहीं था और ट्रेन का हॉर्न फिर से गूंज उठा, जो इस बार और भयानक था। वे लोग धीरे धीरे ट्रेन में चढ़े और अजय के डिब्बे में आकर बैठ गए। एक बूढ़ा आदमी अजय के सामने बैठा और उसकी सांस से सड़े मांस की गंध आ रही थी। अजय को अब उल्टी का मन हो रहा था। उसकी काली आंखें अजय को घूर रही थीं और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु उसे कई साल पहले निगल चुकी हो। अजय ने घबराकर पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी काली आंखें अजय पर टिका दी और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे उसके पास आई। उसकी साड़ी से खून टपक रहा था और उसकी उंगलियां सूखी और टूटी हुई थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम यहां क्यों हो? यह तुम्हारी ट्रेन नहीं है। अजय का शरीर कांपने लगा और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की बत्तियां अचानक बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ उन काली आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी काली आंखों वाले प्राणियों को छूते ही बुझ गई। अंधेरे में एक ठंडी हंसी गूंज उठी, जो मानो ट्रेन की दीवारों से टकराकर लौट रही हो। अजय ने अपनी बर्थ छोड़कर भागने का फैसला किया। उसने डिब्बे के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन शीशे पर खून के धब्बे थे और बाहर से धुंध में लाल आंखों वाले साए झांक रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, कोई है यहां? मुझे बचाओ! लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजकर गायब हो गई। अचानक एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पर पड़ा और उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब उसके ठीक सामने थी। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी साड़ी से खून टपक रहा था और उसकी उंगलियां अजय की कलाई को चीर रही थीं। अजय की चीखें ट्रेन में गूंजने लगीं, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। अजय ने किसी तरह अपनी कलाई छुड़ाई और डिब्बे के दूसरे छोर की ओर भागा। उसने सोचा कि शायद टीटी या कोई दूसरा यात्री मिल जाए, लेकिन डिब्बा खाली था। सीटों पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह थे, जो मानो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए हों। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें रुक रही थीं। उसने एक और डिब्बे में प्रवेश किया, लेकिन वहां भी वही काली आंखों वाले प्राणी थे। एक छोटा बच्चा जिसके कपड़े फटे हुए थे, अजय की ओर रेंग रहा था। उसकी आंखें भी काली थीं
और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अजय ने चिल्लाकर कहा, दूर हटो, लेकिन बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अजय की टांग पकड़ ली और उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। अजय ने उसे धक्का दिया और भागा, लेकिन ट्रेन के गलियारे में अब और प्राणी दिखाई दे रहे थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और वे धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रहे थे। अजय ने एक दरवाजा खोला और बाथरूम में छिप गया। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी सांसें रोक लीं। बाहर से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। वह यहां है, अब वह हमारा है। अजय का शरीर पसीने से भीग गया था और उसकी टॉर्च बार बार बुझ रही थी। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब था और स्क्रीन अचानक काली हो गई। अजय ने दीवार पर सिर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि शायद यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन बाहर से आने वाली खरखराहट और ठंडी हंसी उसे वास्तविकता की याद दिला रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी। अजय ने दरवाजा खोला और बाहर झांका। गलियारा खाली था, लेकिन दीवारों पर अब खून के धब्बे और बढ़ गए थे। उसने सोचा, मुझे यहां से निकलना होगा, और धीरे धीरे डिब्बे की ओर बढ़ा। उसकी बर्थ पर अब वही बूढ़ा बैठा था और उसकी काली आंखें अजय को घूर रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम यहां से नहीं निकल सकते, यह ट्रेन नर्क की सवारी है। अजय ने उसकी बात को अनदेखा किया और अगले डिब्बे की ओर भागा, लेकिन हर डिब्बे में वही काली आंखों वाले प्राणी थे और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। अजय ने एक दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना रेडियो था जो अपने आप चल रहा था। रेडियो से एक भयानक आवाज आ रही थी, ट्रेन नंबर 666, अंतिम पड़ाव, यहां से कोई नहीं बचता। अजय ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। उसने रेडियो को दीवार पर दे मारा और वह टूट गया, लेकिन टुकड़ों में से एक काला साया निकला जो अजय की ओर बढ़ने लगा। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के गलियारे में अब कोहरा भर गया था। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में सिर्फ काली आंखों वाले प्राणी दिख रहे थे। वे अब और करीब आ गए थे और उनकी फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई थी। अजय ने एक दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा, लेकिन ट्रेन के बाहर सिर्फ अंधेरा था। उसने एक जोरदार चीख सुनी और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वह अपनी बर्थ पर था, लेकिन डिब्बा अब खाली नहीं था। हर सीट पर काली आंखों वाले प्राणी बैठे थे और वे सब अजय को घूर रहे थे। उनकी मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी और उनकी उंगलियां अजय की ओर बढ़ रही थीं। अजय की चीखें ट्रेन में गूंजने लगीं, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। अजय का दिमाग अब पूरी तरह उलझ गया था। वह सोचने लगा कि क्या यह सच में हो रहा है या उसकी कल्पना का खेल है। लेकिन खून की गंध और ठंडी हवा उसे वास्तविकता की ओर खींच रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा चाकू निकाला जो वह हमेशा सुरक्षा के लिए रखता था। उसने सोचा कि अगर ये प्राणी असली हैं, तो उसे अपनी रक्षा करनी होगी। लेकिन जैसे ही उसने चाकू उठाया, काली आंखों वाली औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अजय के कानों में दर्द होने लगा। उसने चाकू से औरत की ओर वार करने की कोशिश की, लेकिन चाकू हवा में रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। औरत की उंगलियां अब अजय के गले की ओर बढ़ रही थीं और उसकी ठंडी सांस अजय के चेहरे पर लग रही थी। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी बर्थ पर एक और प्राणी बैठ गया था। वह छोटा बच्चा जिसके मुंह से खून टपक रहा था। बच्चे ने अजय की टांग पकड़ ली और उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि अजय का शरीर सुन्न हो गया। अजय ने चीखते हुए बच्चे को धक्का दिया और गलियारे की ओर दौड़ा, लेकिन हर डिब्बे में वही दृश्य था, काली आंखों वाले प्राणी, खून से सनी दीवारें और एक ठंडी हंसी जो हर तरफ गूंज रही थी। उसने एक और दरवाजा खोला और एक पुराने डिब्बे में पहुंच गया, जहां दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। फोटो में लोग थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और उनके चेहरों पर वही डरावनी मुस्कान थी। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफेद और उलझे हुए थे, अजय की ओर बढ़ी। उसने अजय की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। अजय ने पीछे हटते हुए चाकू से उस पर वार किया, लेकिन औरत का शरीर धुंधला हो गया
और फिर वह गायब हो गई। अजय का दिमाग अब पूरी तरह टूटने लगा था। वह सोचने लगा कि क्या वह जिंदा है या मर चुका है। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने की कोशिश की, लेकिन पानी काला और कड़वा था। उसने बोतल फेंक दी और वह बदहवास हो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अजय ने अपनी आंखें खोली। वह फिर से अपनी बर्थ पर था। अजय उठा और उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक और दरवाजा खोला। वह एक पुराने डिब्बे में पहुंचा, जहां एक छोटी सी मेज थी। मेज पर एक पुराना डायरी पड़ा था, जिसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। अजय ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश की। डायरी में लिखा था, ट्रेन नंबर 666 1950 में गायब हो गई थी और उसके सभी यात्री मरे हुए पाए गए। लेकिन यह ट्रेन हर रात लौटती है और जो भी उसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। अजय का हाथ कांपने लगा और उसने डायरी को फेंक दिया। लेकिन डायरी के पन्नों से एक ठंडी हवा निकली और एक और प्राणी प्रकट हुआ। एक जवान लड़का, जिसके कपड़े फटे थे और आंखें काली थीं। लड़के ने अजय की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हम सब यहां फंसे हैं और अब तुम भी फंस जाओगे। अजय ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया और जोर से चीखने लगा। अजय की चीखें ट्रेन के अंधेरे में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। ट्रेन नंबर 666 अब एक भयानक जाल बन चुकी थी, जहां हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। काली आंखों वाले प्राणी अब हर सीट पर बैठे थे और उनकी फुसफुसाहट अब एक भयानक गर्जना में बदल चुकी थी। अजय ने अपनी बर्थ से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में सिर्फ उन प्राणियों की काली आंखें चमक रही थीं। उनकी मुस्कान अब और डरावनी हो गई थी और उनके नुकीले दांत खून से सने थे। अजय ने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से निकालो। लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गायब हो गई। वह औरत, जिसकी साड़ी से खून टपक रहा था, अब अजय के ठीक सामने थी। उसने अपनी बिखरी हुई उंगलियां अजय की ओर बढ़ाईं और उसकी ठंडी सांस अजय के चेहरे पर लग रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम हमसे नहीं बच सकते। यह ट्रेन नर्क की सवारी है। अजय ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसका हाथ झटका और डिब्बे के गलियारे की ओर भागा। लेकिन गलियारा अब कोहरे से भरा था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। हर कदम पर एक ठंडी हंसी गूंज रही थी और कोहरे में लाल आंखों वाले साए दिख रहे थे। अजय ने एक दरवाजा खोला, लेकिन वह एक और डिब्बे में ले गया, जहां एक पुराना दर्पण था। दर्पण में अजय ने अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने चीखकर दर्पण तोड़ दिया, लेकिन टुकड़ों में से एक काला साया निकला जो उसकी ओर बढ़ने लगा। अजय ने भागना जारी रखा, लेकिन ट्रेन के डिब्बे अब एक भूल भुलैया बन गए थे। हर दरवाजा उसे उसी डिब्बे में वापस ले आता था, जहां काली आंखों वाले प्राणी उसका इंतजार कर रहे थे। अजय की लगा कि वह मर चुका है और अब नर्क में है। अजय ने फिर से एक कोशिश की, एक और दरवाजा खोला और वह ट्रेन के इंजन की ओर ले गया। इंजन में एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था, जिसकी आंखें भी काली थीं। उसने अजय की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम यहां से नहीं निकल सकते। यह ट्रेन अनंत काल तक चलती है। अजय ने इंजन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। उसने ड्राइवर की ओर देखा और उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी हंसी अब एक भयानक चीख में बदल गई और वह अजय की ओर बढ़ने लगा। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। ड्राइवर का पिघलता चेहरा अब उसके ठीक सामने था और उसकी काली आंखें अजय को निगलने को तैयार थीं। अजय ने अपने छोटे चाकू से ड्राइवर पर वार किया, लेकिन चाकू जैसे किसी पत्थर से टकराया। ड्राइवर का शरीर इतना सख्त था। ड्राइवर की हंसी और तेज हो गई और उसका पिघला चेहरा अब अजय के चेहरे के करीब था। अजय ने चाकू फेंक दिया और इंजन से बाहर की ओर भागा, लेकिन इंजन के बाहर भी कोहरा था और वहां कोई रास्ता नहीं था। उसने एक खिड़की देखी और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा टूटने की बजाय खून बहाने लगा। अजय का हाथ कट गया और खून की बूंदें ट्रेन की मंजिल पर गिरने लगी। अचानक कोहरे में एक लंबा साया दिखा जो अजय की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा धुंधला था। अजय ने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो,
लेकिन साया रुका नहीं। उसने अजय का कंधा पकड़ा और उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। अजय की चीखें इंजन में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। साये ने अजय को दीवार पर दे मारा और उसका सिर दीवार से टकरा गया। अजय का सिर चकराने लगा और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। अजय ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह एक और डिब्बे में था, लेकिन यह डिब्बा अलग था। यहां दीवारें काले पत्थर की थीं और हवा में सड़े मांस की गंध और तेज थी। डिब्बे के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। अजय ने गड्ढे की ओर देखा और उसे लगा कि वहां से चीखें आ रही हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा और काली आंखों वाले प्राणी अब गड्ढे के चारों ओर खड़े थे। वे एक अजीब सा मंत्र पढ़ रहे थे और उनकी आवाजें ट्रेन की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। अजय ने सोचा, यह क्या हो रहा है? लेकिन उसे जवाब मिलने से पहले ही एक प्राणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गड्ढे की ओर खींचने लगा। अजय ने अपनी सारी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्राणी की पकड़ बहुत मजबूत थी। अजय को गड्ढे के किनारे तक खींच लिया गया और उसने नीचे देखा। गड्ढे में लाल रोशनी के साथ साथ अनगिनत चेहरे थे। वे सभी चीख रहे थे और उनकी आंखें काली थीं। अजय ने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से निकालो। लेकिन प्राणी ने उसे धक्का दे दिया और अजय गड्ढे में गिरने लगा। गिरते वक्त उसने उन चेहरों को करीब से देखा। वे सभी लोग थे जो पहले इस ट्रेन में चढ़े थे। उनकी आत्माएं यहां फंसी हुई थीं और वे अजय को अपनी ओर खींच रहे थे। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा कि अब उसका अंत हो गया। लेकिन अचानक उसका शरीर रुक गया और उसने अपनी आंखें खोली। वह गड्ढे में नहीं गिरा था, वह फिर से अपनी बर्थ पर था, लेकिन अब उसके हाथ काले हो गए थे और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गलियारे में गिर पड़ा। साया अब उसके ठीक ऊपर था और उसकी ठंडी सांस अजय के चेहरे पर लग रही थी। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा, लेकिन उसकी प्रार्थना भी अंधेरे में गूंजकर गायब हो गई। अजय भीड़ से भागा और उसने एक और दरवाजा खोला और एक डिब्बे में पहुंच गया जहां एक पुराना पियानो था। पियानो अपने आप बज रहा था और उसकी धुन इतनी भयानक थी कि अजय के कानों में दर्द होने लगा। उसने पियानो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाबियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक एक औरत चलते हुए आई और पियानो के सामने रखे स्टूल पर बैठ गई और अजय की ओर देखते हुए बोली, अच्छा होगा तुम इस वास्तविकता को पहचान लो, तुम यहां से नहीं भाग सकते। अजय की आंखों के सामने उसकी पत्नी और बच्चों की छवि घूमने लगी। वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, लेकिन अब उसकी त्वचा काली होने लगी थी और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बदल रही थीं। उसने सोचा, क्या मैं भी इनमें से एक बन जाऊंगा? लेकिन उसका मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अब गायब हो चुकी थी। उसका गला सूख गया था और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वह सोचने लगा, क्या यह मेरा अंत है? ट्रेन अचानक रुक गई। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। वहां अब कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक अनंत अंधेरा था जिसमें लाल आंखों वाले साए तैर रहे थे। कोहरे की परत इतनी गहरी थी कि वह किसी अज्ञात संसार का द्वार लग रही थी। काली आंखों वाली औरत अब उसके ठीक सामने थी और उसकी साड़ी से खून की नदी बह रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह थीं। उसने अजय का चेहरा पकड़ा। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और उसकी नाखूनों से अजय की त्वचा में खरोंचें पड़ गईं। अजय की आंखें धीरे धीरे काली हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चीखें अब एक डरावनी हंसी में बदल गईं और वह उन प्राणियों में से एक बन गया। लेकिन अंदर कहीं उसकी मानवता की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जिंदा थी, जो उसे लड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन अचानक अजय की आंखें खुली। वह अपनी बर्थ पर था और ट्रेन फिर से चल रही थी। उसने सोचा, क्या यह सपना था? लेकिन उसकी कलाई पर एक गहरा निशान था और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी त्वचा पर काले धब्बे दिखाई देने लगे थे और उसकी सांसें भारी थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा अब भी था, लेकिन स्टेशन का बोर्ड साफ दिख रहा था। बोर्ड पर लिखा था, काशीपुर। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:30 बजे थे। यह तो मेरी ट्रेन का समय है, उसने सोचा। लेकिन ट्रेन में कोई नहीं था और बत्तियां फिर से चमक चमक कर बुझ रही थीं। अचानक उसकी सीट के नीचे एक ठंडा हाथ निकला और उसकी टांग पकड़ लिया। अजय ने चीख कर देखा। वह बूढ़ा था, जिसकी काली आंखें अब और गहरी हो गई थीं। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी सांस से सड़े मांस की गंध आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम अब वापस नहीं लौट सकते। बाहर की दुनिया अब तुम्हारे लिए एक दूसरी दुनिया है। ये ट्रेन ही अब तुम्हारा संसार है। अजय ने अपने आप को देखा। अब उसका शरीर आधा काला हो गया था। उसकी आंखों में काली परतें थीं और उसकी उंगलियां लंबी हो गई थीं। अब अजय उन प्राणियों में से एक था। उसकी आत्मा ट्रेन नंबर 666 में फंस गई थी और वह हर रात नए यात्रियों का इंतजार करने लगा। वह ट्रेन कोलकाता कभी भी नहीं पहुंची। रेलवे रिकॉर्ड में ट्रेन नंबर 666 का कोई जिक्र नहीं था। अजय और उस ट्रेन का पता किसी को नहीं चला, लेकिन लोगों का कहना है कि हर रात वह ट्रेन किसी न किसी सुनसान स्टेशन पर रुकती है और जो भी उसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। काशीपुर के स्टेशन पर अब भी धुंध छाई रहती है और लैंपपोस्ट की रोशनी में एक काला साया दिखाई दिया। यह अजय की आत्मा थी, जो अब इसी ट्रेन के साथ नजर आती थी। अजय अब उस दुनिया में था जहां से वह चाहकर भी वापस नहीं आ सकता था। दोस्तों, आज की हमारी डरावनी यात्रा इसी कहानी के साथ खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानियां पसंद आया होंगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई कहानी या कोई डरावना अनुभव हो, आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।